हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक के कुछ और यूनिक क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने इसकी एक बेसिक की वीडियो बनाई थी, सिंगल कॉलम की, डबल कॉलम की, इस तरह की सारी वीडियोस बन चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक हमने क्वेश्चन लिया है, पढ़ते हैं इसे और इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2014। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं हमें जनवरी मंथ की और हमें बैलेंस बताना है कि 31 जनवरी को हमारा बैलेंस कितना बचा है और हमें बनाना है 2 कॉलम्स कैश बुक, यानी कि डबल कॉलम बनाना है हमें। ठीक है ना, कैश का और बैंक का दोनों का सेपरेट बनने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहले इसके बेसिक फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था। सबसे ऊपर हम टाइटल डाल देंगे कि हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं कैश बुक, वो भी डबल कॉलम। एंड देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहला कॉलम बन जाएगा डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो कॉलम बनेगा पहले हमेशा कैश का बनेगा और उसके बाद बैंक का कॉलम बनने वाला है। इसके बाद ये हमारी जो रिसीट साइड होती है, ऊपर हमने नोटेशन में डाल दिया है डीआर। डीआर का मतलब डेबिट साइड है ये आपकी, यानी कि जितनी भी आपको प्राप्तियां होंगी, जो भी रिसीट होंगी, वो सारी इसके अंदर आने वाली है। ठीक है जी, जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो इसमें आने वाली है और जितनी भी हम पेमेंट करेंगे वो कहाँ आने वाली है? क्रेडिट साइड के अंदर आने वाली है। तो ये क्रेडिट साइड है, यानी कि पेमेंट की साइड है, चाहे फिर आप कैश से करो या फिर बैंक से करो। और ये रिसीट साइड है, चाहे कैश आए या बैंक में डिपॉजिट हो, वो साइड हमारी क्या हो जाएगी? रिसीट साइड हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी पोस्टिंग की जाती है जब हमें कोई रिसीट या पेमेंट करनी होती है। तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 2014 के अंदर जनवरी 1 कैश इन हैंड 50,000 रुपीज़, यानी कि आपके पास जो है 50,000 रुपये हैं और यहाँ से आपने स्टार्ट करा है अपने बिजनेस को। तो आप इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस है, वो भी कैश का है, तो डेबिट साइड से हम इसे शो कराएंगे। हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी बोले तो ब्रोड डाउन। कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे कैश में आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है ना, ये डेट क्या डाल देंगे हम? 2014 की है और जनवरी 1 की है। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्री पोस्ट कर दी है। लेकिन इसके आगे कुछ बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है जो कि थोड़ा यूनिक है। यूनिक क्यों है? पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस करा था वो एक नॉर्मल केस था। नॉर्मल केस मतलब क्या? आपको कैश दिया हुआ था एज वेल एज बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड का मैंने यूज़ क्यों करा? क्योंकि उस वक्त आपके पास बैलेंस बीडी दिखा रखा था, ना कि कोई ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, जरा इसको समझते हैं इसकी पोस्टिंग करने से पहले। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, सपोज दैट मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मेरे अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये हैं, करेंट अकाउंट है, और बैलेंस कितना है? 50,000 रुपये है। लेकिन मैं इतने ट्रांजैक्शन करता हूँ दिन भर में कि मुझे कभी कभी याद नहीं रहता कि मेरा नेट बैलेंस कितना है बैंक का। सपोज दैट कोई आया क्रेडिटर और मैंने उसकी पेमेंट कर दी 60,000 रुपये की बाय चेक। वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। मैंने क्या कहा? उसकी पेमेंट करी है मैंने, कितने की? 60,000 रुपये की, वो भी बाय चेक। तो जब वो चेक क्रेडिटर बैंक लेकर के जाएगा पैसे लेने के लिए, तो वहाँ तो मेरा बैलेंस कितना है? 50,000 रुपये है, 50,000 रुपीज़ है। तो सवाल ये उठता है कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, तो क्या 60,000 की पेमेंट बैंक वाला कर सकता है? ऐसा बिल्कुल कर सकता है अगर मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, करंट अकाउंट है और मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ। तो बैंक वाले क्या करेंगे? मेरे बिहाफ पर 10,000 रुपये की पेमेंट अपने पास से कर देंगे, यानी कि वो 60,000 रुपये का जो चेक था उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और पेमेंट भी कर देंगे 60,000 रुपये की, जबकि मेरा बैलेंस जो था कितना था? 50,000 रुपये था। लेकिन इसके साथ साथ बैंक वाले क्या करेंगे? मुझे भी एक नोटिफिकेशन मैसेज डाल देंगे कि भाई मिस्टर इमरान, आपके अकाउंट में 50,000 थे, मैंने 60 की पेमेंट कर दी है, 10,000 रुपये जो हो गए, आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? कि आपका जो बैलेंस है वो क्या हो गया है? माइनस हो गया है 10,000 रुपये से। अब जब भी इन फ्यूचर मैं पेमेंट करूंगा, यानी कि डिपॉजिट करूंगा बैंक के अंदर,
कैश डिपॉजिट करूंगा तो सबसे पहले बैंक वाले इस 10,000 रुपये को अपने कट कर लेंगे। सपोज दैट मैंने 30,000 रुपये बाद में डिपॉजिट करे, तो यानी कि मेरा जो मेन बैलेंस अब दिखेगा ना, वो 30 नहीं दिखेगा, वो दिखेगा 20,000। क्यों? क्योंकि 10 जो उन्होंने मेरे बिहाफ पे पेमेंट करी थी वो काट लेंगे, और इसके बदले जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो भी ये लोग काटेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने हमें एक सुविधा दी है अपने बैंक से। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जब आपका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो वो सिचुएशन क्या होती है? ओवरड्राफ्ट की होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका? 1,90,000 है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। हम जो डेट डालेंगे यहाँ क्या डालेंगे? 2014 और जनवरी 1 की ही ये बैलेंस है। ये जो बैलेंस हमारा शो कर रहा है, क्या कर रहा है? बाय बैलेंस हम बीडी करके ही इसे दिखाएंगे, और बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट दिखाएंगे कितने से? 1,90,000 रुपये से। तो इस तरीके से इसकी पोस्टिंग करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिखा होता, खाली बैंक का बैलेंस दे देता वो 1,90,000, तो हम कहाँ लिखते? तो हम लिखते 50,000 के बराबर वाले कॉलम, यानी कि बैंक कॉलम के अंदर लिखते 1,90,000, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस होता तो। बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दी थी बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो इसलिए हमने ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको बता दिया है नेगेटिव बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि ये क्रेडिट साइड के अंदर आप लिखेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलिए आप अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, क्या है हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। 2 जनवरी को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार, यानी कि आपने राजेश कुमार से कुछ माल खरीदा है ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज़, जिसकी कीमत थी 50,000 रुपये। आगे लिखा है 85% ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये जो माल आपने खरीदा है आपको प्राप्त हो गया है कितना? 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एंड पेमेंट बाय मेड बाय चेक, यानी कि आपने जो इसकी पेमेंट करी है वो चेक से करी है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ध्यान क्या देना है कि भाई 50,000 रुपये का माल तो आपके पास आएगा, लेकिन 5% आपको क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया है। तो डिस्काउंट मिल गया है तो 5% कितना हो जाएगा इसका? 2,500 रुपये हो जाएगा। यानी कि माल तो आपके पास कितना आएगा? 50,000 का आएगा, लेकिन पेमेंट आप कितनी करोगे? 47,500 की करोगे। ठीक है ना, क्योंकि जब 50,000 में से आप कम करोगे, घटाओगे इसे, 50,000 माइनस 2,500 करोगे, तो आपका कितना बैलेंस बचेगा? आपका बैलेंस बचेगा कितना? 47,500। ये पेमेंट आप करने वाले हो। बदले में आपको कितना मिल जाएगा? 50,000 का स्टॉक मिल जाएगा। अब देखिए इसकी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट कैसे करेंगे? भाई हमने चेक से पेमेंट करी है, तो चेक से पेमेंट करी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट के अंदर लिखी जाएगी। आप लिखोगे बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय परचेज अकाउंट। और अमाउंट जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 57,500 हम इसके अंदर लिख देंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन है, यह ट्रांजैक्शन हमारी जनवरी 2 की। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब आप कहोगे जी वो 50,000 कहाँ लिखा जाएगा? तो भैया हम बना रहे हैं कैश का कॉलम, ना कि परचेज का, और ना ही हम ट्रेड डिस्काउंट का बना रहे हैं। तो इसलिए ना तो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट इसके अंदर आने वाली है, और ना ही परचेज की अमाउंट आने वाली है, बल्कि जो एक्चुअल में हमने पेमेंट करी है वो पेमेंट इसके अंदर आने वाली है, क्योंकि आपने चेक काट करके दिया था। तो आपका बैंक कम हो जाएगा 47,500 रुपये से। ठीक है, अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। भाई 6 जनवरी को क्या हो रहा है? गुड्स सोल्ड फॉर 80,000, यानी कि आपने 80,000 रुपये का माल बेच दिया। ठीक है जी, 80,000 का माल बेच दिया। आगे लिखा है एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, और जो आपको प्राप्ति हुई है कैश की वो बाय चेक हुई है, यानी कि आपको चेक मिला है, कैश नहीं मिला है। और आगे लिखा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मैंने माल बेचा, माल बेचने के बदले ये उन्होंने मुझे कैश वो दिया, चेक दिया। ठीक है, जब चेक मुझे मिल गया मैंने उसी दिन उसे बैंक के अंदर भी डिपॉजिट करा दिया। इसका मतलब ये है कि 6 जनवरी को ही आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 80,000 रुपये से बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि ये रिसीट है आपकी, तो ये रिसीट साइड में आने वाला है, तो हम लिख देंगे भाई टू सेल अकाउंट करके कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80,000 रुपये बैंक के अंदर बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी 2 कॉलम दिखता है, जो पहले दिखता है उसी में लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। आप ध्यान देना कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में हो रही है या बैंक के थ्रू हो रही है।
तो यहाँ पे चेक मिला है तो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है बैंक के कॉलम के अंदर, और यहाँ पे जो डेट आ जाएगी वो आ जाएगी जनवरी 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमने सक्सेसफुली पोस्ट कर दी है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। 10 जनवरी को क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, यानी कि आपने माल खरीदा, बदले में आपने कैश दिया है। ठीक है, कैश दिया है, कितना दिया है, 19,800 रुपये दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पेमेंट करी है 19,800 की, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना ये बैंक में मत लिख देना, कहाँ लिखा जाएगा, कैश में लिखा जाएगा 19,800 रुपये, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट करी है। और जो डेट थी हमारी, डेट थी इसकी 10 तारीख को करा है आपने ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हम लिख देंगे जनवरी 10। इस तरीके से केयरफुली इस काम को करना है, ज़्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक भी अमाउंट आपने कैश की जगह बैंक में डाल दिया तो वहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सावधानी पूर्वक करना है इस काम को। हमने सक्सेसफुली इसे भी पोस्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं 15 जैन को क्या हो रहा है, आपने एक फर्नीचर सोल्ड करा है, यानी कि बेचा है फर्नीचर। कितने का बेचा है, 1,77,000 का बेचा है। तो भैया जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो फर्नीचर तो जाएगा, लेकिन बदले में क्या आएगा, कैश आएगा या चेक आएगा। तो आगे देख लेते हैं। एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी कि आपको जो पेमेंट मिली है वो कैसे मिली है, चेक के थ्रू मिली है। चलिए अच्छी बात है। एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। ठीक है, यहाँ पे वही सिचुएशन है कि फर्नीचर गया, आपको चेक मिला, चेक आपने उसी दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने का, 1,77,000 का। तो कोई बात नहीं, ये रिसीट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर की वजह से आपके पास क्या आया है, चेक आया है। कितने का आया है जी, 1,77,000। 1,77,000 का आपको चेक मिल गया है। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट है हमारी 15 जैन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डेट भी डाल देंगे जनवरी 15। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री भी हमने क्या कर दी है, सक्सेसफुली पोस्ट कर दी है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। सैलरी पेड 4,500, यानी कि आपने किसी को सैलरी दी है 4,500 रुपये। जब सैलरी दोगे मीन्स क्या दोगे, कैश दोगे, क्योंकि यहाँ चेक वर्ड का यूज़ तो करा नहीं है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपने जो पेमेंट करी होगी वो कैश में करी होगी, ना कि चेक से करी होगी। तो बाय सैलरी करके हम कितना लिख देंगे, 4,500 रुपये लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ क्या लिख देंगे, बाय सैलरी अकाउंट लिख करके हम कितना लिख देंगे, 4,500 रुपये लिख देंगे। यहाँ पे कैश के अंदर लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि चेक का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। एंट्री जो है 18 जनवरी की है, तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे जनवरी 18। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, इस पोस्ट को भी कर दिया है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री क्या है हमारी। 21 जनवरी को क्या हो रहा है, सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 रुपीज़ बाय पेइंग कैश 1910। ठीक, 1910 रुपये हमने पेमेंट करी है। यानी कि राम जो था एक क्रेडिटर था जिसको हमें पेमेंट करनी थी 2,000 रुपये की, लेकिन हमने इसे पे कराया है कितने, 1910 रुपये पेमेंट करी है। और ये फुल सेटलमेंट हो गया इसके साथ, यानी कि बाकी के जो 90 रुपये हैं वो हमें नहीं देने हैं। ठीक है, तो जो पेमेंट करी है आपने बस उसी पेमेंट को दिखा दो। यहाँ डिस्काउंट वगैरह सेटलमेंट वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना। आपने पेमेंट एक्चुअल में कितनी करी है, 1910 की करी है ना, तो बस 1910 रुपये आप क्या कर दो, कैश में से क्रेडिट मार दो। किसके नाम से कर दो, आप राम के नाम से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बाय राम अकाउंट। अमाउंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, आपने कैश में दिया है तो यहाँ पे लिख देना 1910 रुपये कैश के अंदर। और डेट की अगर मैं बात करूँ तो डेट है जी आपकी 21, तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 21। इस तरीके से हमने ये पोस्टिंग भी सक्सेसफुली पोस्ट कर दी है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। 22 जनवरी को क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम जे, यानी कि जे से आपने रिसीव्ड करा है कैश, कैश वर्ड का यूज हो रहा है। कैश रिसीव्ड करा है 14,780 रुपये का, 14,780 रुपीज़ आपने रिसीव करे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000। इस बार क्या हो रहा है, यानी कि हमारा एक डेटर था जे जो हमें 15,000 रुपये देता, लेकिन हुआ क्या, उसने 15,000 रुपये नहीं दिए। तो हमने उसे ऑफर दिया कि चलो आज तुम पेमेंट कर दो और 14,780 रुपये दे दो और आपका खाता क्लोज। यानी कि सेटलमेंट का मतलब ही क्या होता है कि सारा मामला रफा दफा कर देना, ठीक है ना। जो भी हमारा
आ रहा था या जा रहा था, ठीक है ना। तो 14,780 रुपये की प्राप्ति हो रही है इस बार आपको। किससे हो रही है? जे से हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे प्राप्ति हो रही है तो लिख देंगे टू जे अकाउंट। अमाउंट जो है 14,780 रुपये का था और वो भी कैश में प्राप्ति हो रही थी, तो हम कितना लिख देंगे? कैश के कॉलम में लिख देंगे 14,780 रुपये, ठीक है ना। ये जो पेमेंट आपको रिसीव्ड हो रही थी ये कैश में हो रही थी दोस्तों, तो कैश के कॉलम में लिखा है मैंने। और 22 जनवरी की एंट्री है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? जनवरी 22। इस तरीके से ये पोस्टिंग भी हमने कर दी है। तो अब अगली एंट्री देख लेते हैं हम लोग। अगली एंट्री हमारी क्या है भाई? लाइफ इंश्योरेंस, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है भाई? LIC करवा रखी होगी प्रोप्राइटर ने अपने नाम से, उसकी पेमेंट करी है हमने कितनी? 1500 रुपये। तो यहाँ पे चेक वगैरह नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है हमारी कौन सी है? कैश की ट्रांजेक्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है आप लोगों को कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इससे कंपनी का तो कोई ताल्लुक है नहीं, ये तो उसका खुद का पर्सनल खर्चा है। कि भाई मैं, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा ली है, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस जब मैं अपना पे करूँगा तो वो मेरा खुद का ही तो है, मेरी कंपनी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए इसको हम प्राइवेट यूज़ मानेंगे, मतलब ड्राइंग मानेंगे। मतलब क्या होगा? हम क्या करेंगे, इसे पोस्ट जब करेंगे तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये उसका खुद का पर्सनल खर्चा है, ना कि कंपनी या फर्म का, ठीक है। 1500 रुपये का अमाउंट है, 23 तारीख का है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख देंगे 1500 रुपये। और जो डेट थी आपकी जनवरी 23 थी। तो इस तरीके से इस पोस्ट को आप करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या है? उसका पर्सनल यूज़ है, यानी कि ड्राइंग के नाम से इसे हम पोस्ट करेंगे, ना कि लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। लास्ट एंट्री, डिपॉजिट विद बैंक द इंटायर बैलेंस, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ बैलेंस है वो डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक के अंदर आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, ठीक है। यानी कि 7,000 रुपये कैश इन हैंड रखेंगे हम, और जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस होगा वो कहाँ हम रेफर कर देंगे? वो कर देंगे बैंक के कॉलम के अंदर। तो चलिए अब इस तरह की एंट्री को कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अब आप क्या करो, पहले टोटलिंग करो इसकी। टोटलिंग का मतलब क्या है? कैश का टोटल करो पहले, कैश का टोटल आ कितना रहा है एक्चुअल में। चलिए कैश का टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने डबल कॉलम जो बनाया था इनका टोटल करेंगे, किस किस का? कैश का भी और बैंक का भी। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो 50,000, 64,780 बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 14,780 ये है, 50,000 वो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 64,780 आपका किसका बैलेंस हो जाएगा? डेबिट का बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कैश कॉलम में कितना बन रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 19,800 है, प्लस 4500 है, प्लस 1910 है, और 1500 है। इसका जो टोटल आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है? 27,710। कितना आया दोस्तों? 27,710 हमारा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट का। जबकि अदर हैंड अगर हम देखेंगे डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 64,780 आ रहा है। तो ज़्यादा कौन सा है भाई? 64,780 है। तो हम क्या करेंगे, 64,780 डेबिट साइड में भी लिख देंगे, और 64,780 हम कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड के अंदर भी लिख देंगे। अब लास्ट वाली एंट्री का मतलब मैं समझाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना। उन्होंने ये कहा था कि कैश के अकाउंट में खाली हम जो फाइनल अमाउंट रखने वाले हैं 7,000 रुपये, यानी कि रिटेनिंग बैलेंस जो होगा वो केवल 7,000 रुपीज़ रहेगा, और बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो मैं बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बैलेंस बचेगा फाइनल वो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस CD। वो तो उन्होंने दे ही दिया कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा मेरा कितना होगा? 7,000 रुपये का होने वाला है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि पहले एक बात, यहाँ पे एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल आया था 64,780 आया था, और यहाँ कितना आया था? 27,710 आया था। तो जब 27,710 में से 64,780 में से जब आप घटाओगे 27,710, तो ये कितना बचेगा आपका? आपका बचने वाला है ये 37,070 बचने वाला है। यानी कि जो आपका बैलेंस बचता कैश के अंदर वो आता आपका कितना? 37,070 रुपये आता। लेकिन एक्चुअल में 7,000 तो हमने इसके अंदर से निकाल ही लिया है, और बाकी का जो बैलेंस है वो हम कहाँ भेजने वाले हैं? वो भेजने वाले हैं बैंक के कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे बाय
बैंक अकाउंट। जो हमारा बैलेंस बचेगा कितना बच जाएगा दोस्तों, जब हम 7,000 इसमें से कम कर देंगे तो ये बचेगा आपका 30,070, 30,070। इस तरीके से ये पोस्टिंग होगी। लेकिन ये बैलेंस क्योंकि बैंक में भेजा गया है तो बैंक भी क्या करेगा, इसे रिसीट साइड में ज्वाइन करेगा, यानी कि यहाँ पे लिख देगा ये टू कैश अकाउंट करके कितना बैलेंस आएगा 30,070, बैंक के कॉलम में ये आ जाएगा 30,070। तो ये एक यूनिक एंट्री थी। मैं थोड़ा आराम से दोबारा समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। भाई हुआ ये था, हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन देखी कैश की, तो कैश की एंट्री हमने रिसीट साइड में लिख दी और जो पेमेंट थी इधर लिख दी। अब इसके बाद में हुआ क्या कि डेबिट बैलेंस मेरा ज़्यादा था और क्रेडिट बैलेंस मेरा कम था, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस कुछ बच करके निकल के आता, जैसे कि हमने पिछले सवालों में देखा था जिसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी करके। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर ये बात बोल दी थी, एक कंडीशन दे दी थी कि भाई डिपॉजिट कर देंगे बैंक के अंदर जो इंटायर बैलेंस होगा, जो बचा हुआ बैलेंस होगा, बस कैश के अंदर कितना अमाउंट छोड़ेंगे हम 7,000 रुपये छोड़ेंगे और बाकी का सारा ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बस वही बात है, हमने सीडी करके 7,000 रुपये छोड़े हैं कैश के अंदर और बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ भेज दिया हमने, वो भेज दिया भैया बैंक के अंदर। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो टोटल पैसा बच रहा था वो 37,070 बच रहा था। ठीक है, जिसको लिखने के बाद ये दोनों टैली हो जाते हैं कैश के, डेबिट और क्रेडिट साइड। लेकिन हुआ ये कि मैंने जो बैलेंस था उसे कहाँ भेज दिया, बैंक के अंदर भेज दिया और केवल 7,000 रुपये की अमाउंट ही इसके अंदर थोड़ी है। तो ये था आपका कैश का कॉलम। अब बात कर लेते हैं बैंक कॉलम की कि बैंक के कॉलम के अंदर क्या होने वाला है। तो देखिए बैंक के अंदर कितना दिखेगा आपको, 80,000 पहला अमाउंट है, दूसरा है 1,77,000, ठीक है, और तीसरा अमाउंट हमारा हमने अब डाल दिया है 30,070 रुपये का। ठीक है, तो ये जो आपका बैलेंस आ जाता है ये कितना आ जाता है 2,87,070। बैंक का जो आया कितना आया 2,87,070 रुपये हमारा डेबिट बैलेंस आया है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड मेरा कितना दिखेगा, जरा जोड़ लेते हैं भाई, 1,90,000 ये हो गया, प्लस 47,500, 47,500 मेरा ये हो गया, यानी कि जो मेरा बैंक का बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,37,500, 2,37,500। ठीक है, यानी कि कौन सा साइड ज़्यादा है भाई, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है 2,87,070। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2,00,000, क्या लिखेंगे 2,87,070 रुपये यहाँ भी लिख देंगे हम, और 2,87,070 रुपये यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन आप कहोगे कि जी ये तो बैलेंस ठीक है 2,87,070 ही था, लेकिन यहाँ तो नहीं था ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही तो अपना काम है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे डेबिट और क्रेडिट में कितना था, वो डिफरेंस जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये अपने आप टैली हो जाएगा। यानी कि अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने में से, 2,87,070 में से माइनस कर दो आप कितना 2,37,500। तो इस तरीके से 49,570 रुपये का अमाउंट यहाँ पे दिखने वाला है आपको, 49,570 रुपये। और चूंकि हमने एक बात यहाँ लिख दी है बाय बैलेंस सीडी, तो आपको दो दो बार ये बात नहीं लिखनी। इसका मतलब ये है कि आपका कैश का जो अकाउंट है क्लोजिंग डेट में 7,000 रुपये दिखने वाला है और बैंक का जो बैलेंस है वो 49,570 रुपये दिखने वाला है लास्ट डेट पे। और जो डेट होगी यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, यहाँ ये क्लोजिंग डेट डल जाएगी दोनों में, यानी कि क्लोजिंग डेट जो होती है वो क्या होती है, जनवरी 31 होती है। तो इस तरीके से जनवरी 31 हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मुबारक हो। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एक छोटे से काम के बाद। एक छोटा सा काम क्या रह गया है कि भाई जो बैलेंस आता है हमारा उसको हम नेक्स्ट मंथ ज़रूर दिखाते हैं, सिर्फ एक एंट्री पास करने के बाद। यानी कि जो हमारे कॉलम्स हैं उन्हें क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। जब इसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये जनवरी की थी, जनवरी के बाद क्या आ जाएगा, February 1 को जो बैलेंस दिखने वाला है आपको वो दिखने वाला है टू बैलेंस बीडी करके दिखा देंगे, क्योंकि सीडी जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, जबकि बीडी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस दिखाता है। सीडी बोले तो कैरिड डाउन एंड बीडी बोले तो ब्रॉड डाउन। ठीक है ना, तो 7,000 रुपये ये आपका दिखने वाला है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में, और ये दिखेगा आपका 49,570। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख लेना आराम से 49,570। तो अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।
नोट कर लीजिए इसे आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।